It was very, shattered moment for me. Disheartened कि so closed. India, it would be a history breaker moment. Game changing moment in my sport. कि 2002 के बाद से अभी तक हमारा एशियन गेम्स में मेडल नहीं आया. And I was like this much. और मैं रह गई. So, but why do you think this is the case with the Indian athletes? ऐसा क्यों होता है? Why can't they have the same mental resolve which is there at Asian Games or World Championships, but not at Olympics? टाइकोंडो में जान से मार दो. हाँ? कहीं पे भी मार दो. क्या बात कर? मेरी साइकोलॉजी रिवर्सेबल चीज ये रहती है कि स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट है ना, वर्ल्ड नंबर 1 है ना, इसको मारने में मजा आएगा क्योंकि इसके पास खोने के लिए इसका वर्ल्ड नंबर 1 टाइटल है. मेरे को तो खोने के लिए कुछ नहीं है. अभी घबराहट नहीं. घबराने में मजा आता है. अरे वाह, बहुत मजा आता है. जो हमें जो सपोर्ट सिस्टम मिलता है वो मेडल के बाद मिलता है. जो हमें रिकॉग्निशन मिलना चाहिए ना पहले, वो मेडल के बाद मिलता है. अब बताओ टाइकोंडो में मुझे सब जानते हैं, टाइकोंडो के बाहर जानते हैं पर कम लोग जानते हैं. क्यों? क्या वो रिकॉग्निशन आज भी मिल पाया है मुझे? सवाल है बहुत बड़ा. पर शायद मैं चाइना में होती या कहीं और होती हूँ, वो लेवल ऑफ स्तर मुझे कितना मिलता, इतना बड़ा लेवल का मिलता. ये सवाल है एक भारतीय का, भारत से और मेरा आप सभी से. कभी कभी लगता है आपको कि क्रिकेट की वजह से दूसरे स्पोर्ट्स पीछे रह जाते हैं इंडिया में? हाय कशिश, कैसे हो आप? हाय जयदी, आई एम गुड. आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ. पहला सवाल जी. विल स्टार्ट अबाउट ओलंपिक्स बिकॉज अभी रिसेंटली खत्म हुआ. यस. व्हाई डज इंडिया नॉट प्रोड्यूस एनफ मेडल विनिंग ओलंपिशियंस या व्हाटएवर? इंडिया की बात करें तो मैं इंडिया की बात. हाँ जी. इंडिया की बात करें तो इंडिया की पॉपुलेशन आपको पता है हमारी बहुत ही बड़ी आबादी है पूरे दुनिया भर में. इंडिया में क्या हम अगर अपने आप से एक सवाल करें, क्या वो ग्रास रूट लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर है? क्या वो सपोर्ट सिस्टम है? क्या फैमिली का सपोर्ट सिस्टम है? अगर आप अर्बन एरिया की बात करो, रूरल एरिया पे बात करो, तो पहला सवाल क्या आता है? पढ़ लिख जाओ, कुछ बन जाओगे, आईएएस ऑफिसर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ. स्पोर्ट्स हर कोई कर रहा है, पर उस स्पोर्ट्स में आने का मतलब है रिस्क, अपनी जिंदगी को दांव पे लगा देना. क्योंकि स्पोर्ट्स में आपको चाहिए होता है सबसे पहला फैमिली का सपोर्ट सिस्टम, फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम, खुद का मेंटल सपोर्ट सिस्टम, आपकी बॉडी का फिजिकल सपोर्ट सिस्टम और आपकी गवर्नमेंट, आपकी जो स्टेट एसोसिएशन है उसका सपोर्ट सिस्टम. बिल्कुल. ठीक है. बिल्कुल. अगर ये फैक्टर्स नहीं है तो आपकी ये 5 फैक्टर्स आपकी लाइफ डिपेंड कर रहा है. अगर ये 5 फैक्टर्स नहीं है तो आप परस्यू नहीं कर पाओगे. आप कबड्डी ले रहे हो, आप रेसलिंग ले रहे हो, आप मार्शल आर्ट्स टाइकोंडो ही ले रहे हो, कोई भी ले रहे हो, तो आप हाफ वे गिव अप कर दो. बट ऐसा पढ़ाई में नहीं होता, स्टडीज में नहीं होता. अगर आप ग्रेजुएशन भी कर लोगे, कहीं ना कहीं आप उस चीज को चैनलाइज कर लोगे, कोई भी आप अनएम्प्लॉयमेंट पे नहीं जाओगे, आपको कोई ना कोई जॉब ग्रैब हो जाएगी. हमारे भारत में इतने ओलंपियंस क्यों नहीं है या इतने मेडल हम लोग क्यों नहीं ले पाते हैं? अगेन ये क्वेश्चन आता है कि क्या वो सपोर्ट सिस्टम है जो बाकी कंट्रीज दे रही है अपने अपने एथलीट्स को दे रही है. हमारे भारत में जो ओलंपिक स्पोर्ट्स हैं, अभी हमारे यहाँ से 117 से 119 एथलीट्स गए थे. ठीक है लगभग. हाँ. अगर आप दूसरे कंट्रीज को देखो, उनकी आबादी इतनी कम होने के बावजूद भी वो भेज रहे हैं बिकॉज उनके सिलेक्शन ट्रायल्स होते हैं. अगेन आप क्वालिफाई कर रहे हो, एशियन क्वालिफिकेशन कर रहे हो, आपकी रैंकिंग से आप क्वालिफाई कर रहे हो. बट अगर क्वालिफिकेशन के लिए भी हमारे इंडिया में हमारे को एलाइट एथलीट्स चाहिए कि वो पहले बात वहाँ पे पहुँच रहे हैं, ये नहीं पहुँच रहे हैं. प्रोफेशनली नेशनल हर कोई खेल रहा है, पर वर्ल्ड लेवल पे हमारे इंडिया में कितने खेल रहे हैं? आप ग्राफ निकाल के देखो एक बार, आपको पता चलेगा कि हमारा सिनेरियो कहाँ लाई कर रहा है. बट आपको कहीं ना कहीं नहीं लगता कि थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेंथ के ऊपर भी डिपेंड करता है? आई टेल यू व्हाई मैं आपको बोल रहा हूँ. रिसेंटली जो एशियन गेम्स हुआ, राइट, उसमें इंडिया ने काफी अच्छा परफॉर्म किया था. बिल्कुल. दे वर अबव ईरान, चाइनीज ताइपे, उज्बेकिस्तान के ऊपर थे. बिल्कुल. जब वो ओलंपिक्स पे बात आई, बिल्कुल. तब ये देश इंडिया के ऊपर चले गए थे.
इस बार ओलंपिक्स की बात Right. करो तो ऐसा क्यों होता है कि एशियन गेम्स में वो टॉप 5 टॉप 6 में आ रहे हैं अबव अ लॉट ऑफ कंट्रीज, बट उन्हीं कंट्रीज से वो लोग ओलंपिक्स में नीचे आ जा रहे हैं? तो कहीं ऐसा होता है कि ओलंपिक्स में जाने से कुछ घबराहट या वो मेंटल स्ट्रेंथ लैक होता है या ऐसा कुछ? अभी आपको मैं बताती हूँ, एशियन गेम्स में क्या आती है, सिर्फ एशियन कंट्रीज आती है। जब जी। एशियन कंट्रीज आ रही है तो आपका माहौल ना एक एक्यूमुलेटेड सरप्लस माहौल है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे होस्ट कर रहे हैं सिर्फ आसपास की चाइनीज, जापानीज, ये कंट्रीज होस्ट कर रही है। ओलंपिक्स का मतलब है, ओलंपिक्स में पार्टिसिपेंट्स कम होते हैं कंपैरेटिवली टू एशियन में और वर्ल्ड लेवल पे, पर ओलंपिक्स का जो आपकी जो सराउंडिंग्स होती है ना, वो आपको इतना बूस्ट कर देती है ना, इतनी एक्सपेक्टेशंस को बूस्ट कर देती है ना मेंटली और इंटरनली, कि जब आप देखते हो कि होस्टिंग देख रहे हो, ओपनिंग सेरेमनी देख रहे हो, ऑडियंस कितनी होती है एशियन गेम्स में और ऑडियंस ओलंपिक्स में देखो कितनी होती है। तो हमारी एज एन एथलीट ना, हम दो चीजों पे इंटरनली एंड एक्सटर्नली खेलते हैं। इंटरनली खेलते हैं पहली बात तब जब, अगर मैं एशियन गेम्स और ओलंपिक्स का कंपेयर करूं, इंटरनली खेलते हैं कि मुझे मेडल लेना है और मुझे खेलना है, अपने आप को बेस्ट पोटेंशियल आउटपुट देना है वहां पे। सेकेंडली एक्सटर्नली तब खेलते हैं जब ऑडियंस आ गई है, हाँ, हाँ। भारत देख रहा है मेरा, मेरी फैमिली आई है ऑडियंस में देखने के लिए, मेरे टीममेट्स देख रहे हैं, मेरे कोच देख रहा है एक्सटर्नली। तो दोनों में मेंटली आ जाता है कि आप फर्स्ट वाले को लेके चलोगे तो जैसा आप एशियन गेम्स में खेले वैसा आप ओलंपिक्स में खेलोगे, कहीं पे भी खेलोगे, रिगार्डलेस एशिया, वर्ल्ड लेवल, स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल, ठीक है। बट अगर आप टाइप बी वाला लेके चलोगे, सेकंड वाला, कि मैं एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंड होके खेलूंगा, जो कि आ जाता है क्योंकि ओलंपिक्स में आपका इंगेजमेंट, सराउंडिंग्स, एक्सटर्नल फैक्टर बहुत ज्यादा रिलायबल होता है कंपैरेटिवली टू एशियन गेम्स का। तो अगर आप उस पर डिपेंडेंट हो गए, आपका मेंटल इन्वॉल्वमेंट वहां चला गया, शिफ्ट आउट हो गया, तो फिर अब वहां पर हमने जैसे अभी एक्सपीरियंस करा ओलंपिक्स में एथलीट्स के साथ, वो फैक्टर डेवलप हो सकता है। तो आपको सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए। मुझे लगता है कि साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए जहाँ पे आप शेयर करो, सीख करो, ये चीज बोलो कि अभी मुझे ना बड़ा एंजाइटी हो रहा है या आउटस्टैंडिंग कुछ ऐसा वाला हो रहा है। हाँ, हाँ, हाँ। एक वो फीलिंग आ हाँ, रहा है हाँ, या हाँ, एंजाइटी फीलिंग आ रही है इतनी ऑडियंस को देख के, इतने सारे चीयर कर रहे हैं लोग, मेरे फैमिलीज आ रही है, या इतने सारे ना वो एक्सटर्नल फैक्टर्स को देख के मेरे को बड़ा वैसा फील हो रहा है। तो आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा अपने कोच से, आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। अगेन ये फीलिंग की बात है, आप कितने एक्सपीरियंस्ड होंगे ना अलग अलग लेवल्स पे खेल के, आप इस फीलिंग को न्यूट्रल कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि आप वहीं जाके करोगे। कुछ एथलीट्स कर पाते हैं बिकॉज उनको माइंडफुलनेस आता है, मेडिटेशन करना आता है, अपनी अंदरियों पे कंट्रोल करना आता है। तो अगर आप अपनी फीलिंग्स को न्यूट्रल रख पाते हो, रिगार्डलेस इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर है, इट्स यू वर्सेस यू नीड टू परफॉर्म, यू नो दैट दिस इज माई टाइम, दिस इज मी, मुझे जाना है, मुझे परफॉर्म करना है, नो टर्निंग बैक, नो। So, but why do you think this is the case with the Indian athletes? ऐसा क्यों होता है? Why can't they have the same mental resolve which is there at Asian Games or World Championships, but not at Olympics? Why? इंडिया Like, में what do you आप, think is the core issue? कोर इशू मैं आपको बताऊं, इंडिया में आपने कभी देखा है कि कोई हमारे यहाँ पे एक बड़ा एथलीट बन जाता है ना, उसको सारी अटेंशन मिल जाती है। आप कभी यूरोप जाके देखो और नॉर्मली एथलीट्स ना, ओलंपियंस भी, गोल्ड मेडलिस्ट भी, या माइकल फिल्प्स जैसा एथलीट है ना, नॉर्मल कॉफी शॉप में बैठ के कॉफी पी रहा होगा। अब मेरी बात समझ रहे मैं हो, समझ रहा हूँ। रिलाई कर रहे हो बिल्कुल कि बिल्कुल। अगर यहाँ पर एक वर्ल्ड चैंपियन बन जाता है, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट बन जाता है, तो उसकी सीक ऑफ अटेंशन इतनी ज्यादा हो जाती है। बट नॉर्मली वहां पर ना स्टार्टिंग से ग्रास रूट लेवल्स पे ना उनकी फीलिंग्स को इतना न्यूट्रल करा गया है ना, इतना न्यूट्रल करा गया है कि अगर वो ओलंपिक मेडलिस्ट भी है ना, दे फील वेरी नॉर्मलाइज, दे फील वेरी न्यूट्रल। बट यहाँ पर स्टेट मेडल मार के ना, यू डोंट फील वेरी न्यूट्रल, यू डोंट फील, आपको, आप न्यूट्रल हो जाओगे पर आपको कराया नहीं जाता, आपकी सराउंडिंग से नहीं कराया जाएगा। आप नेशनल मेडल ले आओ, आपकी सराउंडिंग्स ऐसा बूस्ट अप आपको क्रिएट कर देगी ना, तो आप अपने आप से इतनी एक्सपेक्टेशंस हाई कर लेते हो, अगर आप वहां पे नेक्स्ट इंटरनेशनल में ना करो ना लेवल परफॉर्म, वही आपकी सराउंडिंग्स आपको डीमोनेटाइज कर देगी। बट यूरोप चले जाओ, अदर कंट्रीज चले जाओ, क्या माइकल फेल्प्स या जितने भी अदर एथलीट्स हैं नॉर्मल रहते हैं, चाहे वो नेशनल मेडल मार रहे हैं, इंटरनेशनल मेडल मार रहे हैं, उनका जो ऑडियंस एंगेजमेंट है या उनकी जो सराउंडिंग, जो फैन फॉलोइंग्स है, उनको इतना वो बूस्ट अप नहीं करती जितना हमारा इंडिया में कर देती है। सबसे बड़ा कोर इशू यही है।
A 2-year ban for a failed dope test. Right. What is your take on that? Take us through the emotion. Take us through what you felt. Not as an athlete, as a human, I would say that it is very important to acknowledge your feelings, your mental health. कि जब भी कोई लाइफ में आपको एक ऐसी इवेंट या सर्कमस्टेंसेस पे लेट्स से फेलियर आप एक्नॉलेज कर रहे हो, बहुतों के लिए ये फेलियर होगा, मेरे लिए आई डोंट सी एज अ फेलियर, Might be a setback or a might be a roadblock. setback, कुछ भी रोड ब्लॉक, हाँ, माइलस्टोन हो हाँ। सकता था, शॉर्ट माइलस्टोन कमिंग टुवर्ड्स योर लाइफ हाँ। और टुवर्ड्स योर गोल टू अचीव दैट, ठीक है, उससे पहले अगर आ जाता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको एक्सेप्ट करना। एक्सेप्टेंस एक स्किल है, मैं बोलती हूँ एक्सेप्टेंस एक स्किल है। बहुत लोग बोलेंगे ओपिनियन, सबका अपना ओपिनियन है, एज एन इंडिविजुअल आई से एक्सेप्टेंस एक स्किल है। उस स्किल को डेवलप करो, हर एक एथलीट को, हर एक ह्यूमन बीइंग को करना चाहिए। अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो आप अपने इमोशंस को ड्रिफ्ट करते हो, चैनलाइज करते हो इन अ पॉजिटिव वे। बट अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो तो आप मूव ऑन नहीं कर सकते। जी। Whether it is your breakup in life, whether it is your job rejection, whether it is a dope failing test, or whether it is any Olympic medal से छूटना, ठीक है, आते आते रह जाना, कुछ भी हो, अगर आप उस चीज को एज एन इवेंट को एक्सेप्ट नहीं करोगे, अगर होल्ड ऑन कर जाओगे, हो सकता है आपको मूव ऑन करने में टाइम लगे। बट अगेन मूव ऑन हर टाइम, कुछ चीजों में जल्दी मूव ऑन करना पड़ता है लाइफ, बिकॉज हमें ये समझना पड़ेगा अगर हमारे लिए लाइफ नहीं रुक रही तो हम जिंदगी के लिए क्यों रुके। सही बात है। अगर समय हमारे लिए नहीं रुक रहा तो हम समय के लिए क्यों रुके। समय किसी के लिए नहीं रुक रहा, द टाइम इज क्लिकिंग, वो जा रहा है, ये लाइफ, ये एज, ये जा रही है। अगर हम इसके लिए रुक जाएंगे तो ये हमारा सेटबैक है। तो अगर ऑलरेडी एक सेटबैक आया है तो हम अपने आप को क्यों पनिशमेंट दे रहे हैं होल्ड ऑन करके। आपका उस वक्त फीलिंग क्या था? What did you like? What did you think? How did you feel? What did you tell your parents? मतलब कैसा हुआ? Take us through that very moment. ओके, लेट्स गो इनटू द फ्लैशबैक। मैं अभी यहाँ पे कोई मोटिवेशनल चीज नहीं बोलना चाहूंगी, बिल्कुल, just be yourself. आपको जैसा लगे आप बी बोलो। माई Yes, सेल्फ yes, अगेन, yes, राइट। yes. कोई भी एथलीट होता है, मेरी बात हो रही है यहाँ पे, तो आई फेल्ट वेरी टेंस्ड, नॉर्म, आई फेल्ट द वर्ल्ड हैज फिनिश्ड एंड अगेन कि आई wasn't ready. I think nobody is ready as an athlete Correct. for this. Having 2 injuries back to back, and recovering from that, and again having this 2-year ban failed test, it was very unexpected, surprisingly, अब मैं बोलूंगी गिफ्ट था, पर उस टाइम पे एक इवेंट था, सेटबैक था। इट वाज अ सरप्राइजिंगली इवेंट विच आई डोंट वांट टू फेस इट, ठीक है, एक्सेप्ट इट, बट आई एम वेरी ग्लैड, आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया। मुझे एक बार भी ये नहीं बोला, दे डिडंट मेंशन कि चलो लेट्स मूव इनटू अनदर लाइन, Wow, चलो क्या कुछ बात और है, कर ले, क्या बात है, fantastic. although I'm very good in academics also, उन्होंने एक बार भी नहीं बोला कि चलो you should pursue this, you should pursue this line, you are very young, it's okay, छोड़ो। Neither it came in my mind because external factor again, type, Right. तो ये सब जुड़ा हुआ है। आप कैसे बिलोंगिंग में आप अपने आप को रेसिस्ट कर रहे हो। आई फेल्ट वेरी, उस टाइम पर अगर मैं बोलूँ पर्टिकुलर मोमेंट पे, ऑफ कोर्स मेरे को बहुत टेंस्ड फील हुआ था, बड़ा बुरा लगा था, बट मैं उसको ऐसे नहीं बोलूंगी पोर्ट्रे करके मैं टूट गई थी, ये हो गया था, वो हो गया था। हर किसी का इमोशनल ग्राफ होता है। आप ओलंपिक में मेडल में भी रह जाते हो, आप टूट जाते हो, ये सच्चाई है, ठीक है। अब इसको मैं छुपाऊं, पोर्ट्रे करूं, नहीं, मैं तो मोटिवेट हो गई कि मैं तो नहीं टूटी थी, मैं बहुत ज्यादा लेट्स से मोटिवेट हो गई थी, ये इवेंट आया था मेरे पास। नो, कोई नहीं होता है, सब टूट जाते हैं। अगेन संभालना पड़ेगा, अपने आप को पहचानना पड़ेगा, एक्नॉलेज करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा और आगे जाना पड़ेगा लाइफ में। सेटबैक को आप कैसे प्रिपेयर करके उसको ओवरकम करते हो, ये आपके ऊपर है। आपको बस एक एनवायरनमेंट मिलेगा रहने के लिए, करने के लिए, आप कितना अपने आप को पुश करोगे वो ये आपके ऊपर है। फॉर द ऑडियंस, Right. सिंपल एक लाइन में, व्हाट इज अ डोप टेस्ट एंड हाउ डू यू फील इट, ये आप बताओ, बिकॉज़ शायद बहुतों को पता भी नहीं होगा। ये डोप टेस्ट होता है जब भी हम कोई डोप टेस्ट, अगेन दो चीजों पे होता है, एक इन कंपटीशन में होता है, एंड आउट ऑफ द कंपटीशन में होता है। इन कंपटीशन में जब डोप टेस्ट होता है तो
ड्यूरिंग द टूर्नामेंट से पहले एक टीम आती है ये चेक करने के लिए कि आपने कोई ऐसा सब्सटेंस इंजेक्ट तो नहीं करा है कि जो आपकी परफॉर्मेंस को अप करे, ठीक है, अगेन। और ऑल्सो ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन्स में भी होता है, अगर आप लेट से आपने वर्ल्ड लेवल पे मेडल अचीव करा, ओलंपिक में किया, वहाँ पे दो टेस्ट वाले वर्ल्ड लेवल पे वाडा वाले एंड इंडियन लेवल पे नाडा वाले वहाँ पर होते हैं और वो आपको लेके जाते हैं। उसी टाइम आपका टेस्ट किया जाता है कि आपने उस ड्यूरेशन ऑफ पीरियड में आज की चैंपियनशिप को जीतने के लिए कुछ ऐसा सब्सटेंस इंजेक्ट तो नहीं किया। एक ये रीजन होता है। ऑल्सो अगर आप डिस्प्रिन भी लेते हो, अगर आपका लेट से मेरा गला खराब है और मैंने मेरे को फीवर हो गया, मैंने डोलो ले ली, एस्पिरिन ले ली, पैरासीटामोल भी ले ली, कि नॉर्मल मेडिसिन भी ले ली अपनी ड्यूरिंग दी कॉम्पिटिशन वाले डे या उससे एक दिन पहले, वो भी डोप टेस्ट में ही टेस्ट आ जाता है, पॉजिटिव टेस्ट आता है। अच्छा, यस, अच्छा, छोटी सी मेडिसिन गले के लिए भी आपकी डोप टेस्ट में आती है, ठीक है। बट अगर अगेन आउट ऑफ द कंपटीशन में होता है, लेट्स से कि कंपटीशन नहीं है, बस ट्रेनिंग कैंप है, उसमें भी टीम आती है चेक करने के लिए कि क्या एथलीट्स अपने आने वाले 3-4 महीने के बाद वाले टूर्नामेंट्स के लिए कोई ऐसा सब्सटेंस इंजेक्ट तो नहीं कर रखा, क्योंकि सबका अपना जो टेस्टिंग का जो सब्सटेंस होता है ना, वो टाइमलाइन शिफ्ट होता है। किसी का 1 दिन का होता है, किसी का 3 महीने का होता है। लेट्स से एक स्टेरॉइड होता है जो 3 महीने तक बॉडी में रहता है। एक जैसे एस्पिरिन मैंने बताया, पैरासीटामोल सिर्फ 2 दिन या 1.5 दिन रहेगा आपकी बॉडी में। तो ये डोप टेस्ट की एक डेफिनेशन है आसान भाषा में, कि आपने कोई भी अपना सब्सटेंस लिया, इवन आपने गले खराब होने की दवाई ले ली, सर दर्द की ले ली, वो भी एक डोप टेस्ट में आएगी। तो इन कंपटीशन में भी टेस्ट होता है, नाडा वाले, जैसे इंडिया में नाडा वाले हैं, और अगर आप वर्ल्ड लेवल्स पे खेलते हो, बाहर जाते हो, तो वाडा वाले आके आपको लेके जाते हैं और आपको टेस्ट देना पड़ता है। और यूरिन टेस्ट होता है ये। आपको एक सैंपल दिया जाता है, एक शीशी होती है 150 ml की, आपको अपना यूरिन उसमें से भर के आपको देना पड़ता है, और वहां पर आपके सामने वो लोग, अगर आप फीमेल हो तो एक फीमेल वॉलंटियर खड़ी होगी, आप वॉशरूम का गेट बंद नहीं कर सकते हो बिल्कुल भी, उसके सामने ही होगा। अगर आप मेल हो तो मेल वॉलंटियर डोप वालों की ही टीम से आता है, वो आपका बिल्कुल सामने। अब कुछ भी उसके बाद डोप, अगर आपने बोला मुझे यूरिन नहीं आ रहा लेट से, ठीक है, तो आपके साथ वो 2 घंटे 3 घंटे, जब तक आपको यूरिन नहीं आएगा आपके साथ रहेंगे। 10 घंटे तक नहीं आएगा तो भी 10 घंटे तक रहेंगे। उनका काम है आपका यूरिन कलेक्ट करना, वो सैंपल लेना और बिल्कुल सामने से लेना। वॉशरूम में जाना, वॉशरूम का गेट बिल्कुल भी क्लोज नहीं होना चाहिए, अगेंस्ट द रूल्स जाएगा। ये डेफिनेशन है। आपके एशियन गेम्स में, 2018 एशियन गेम्स में, what was your daily routine from morning till night? From morning till night, okay. एशियन गेम्स अगेन, उस टाइम पे द पीरियड ऑफ टाइम में बहुत ज़्यादा माइलस्टोन्स आए थे, बिकॉज टाइकोंडो एज अ टाइकोंडो हमारे यहाँ पर जो IOA ने जो सिलेक्शन किया था, एज पर दैट मेरी एंट्री लेट हुई थी। अच्छा, तो जब मेरी एंट्री लेट हुई थी, आई नीड टू फाइट द केस इन द कोर्ट। अच्छा, तो तब उसका एक मेंटल ब्लॉकेज था कि आई डिडंट नो कि मैं लास्ट मोमेंट पे जा रही नहीं जा रही, ठीक है। बट स्टिल वो हटा के, अलग साइड करके, माय डेली रूटीन वाज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मेरे को ये पता था ऑलरेडी, मेरा डेली मैंने एक अपने रूम में एक डेली रूटीन चार्ट डाल रखा था कि मेरी ट्रेनिंग इतने बजे खत्म होएगी मॉर्निंग में, उसके बाद मुझे आके खाना खाना है, ब्रेकफास्ट करना है, इतने घंटे का नैप लेना है, अगेन मुझे उठना है, अपनी वीडियो एनालिसिस करनी है या अपने ओपोनेंट की वीडियो एनालिसिस करनी है, वो करना है। उसके बाद मुझे अपना लंच अकॉर्डिंगली मॉनिटर करना है, और बिफोर ट्रेनिंग जो प्री वर्कआउट मतलब मील होता है एंड पोस्ट वर्कआउट मील होता है, उसको मेरे को मॉनिटर करके लेना है, कंज्यूम करना है। और कोई भी काइंड ऑफ जंक फूड हो गया, स्वीट्स हो गया, एनी काइंड ऑफ चीट मील बिल्कुल नहीं लिया मैंने। ऑल्दो उस पीरियड में, उससे पहले भी मैंने नहीं लिया था, बिकॉज मेरे को पता था एशियन गेम्स आ रहा है, एंड टू इनहांस माई परफॉर्मेंस, उसके रिगार्डिंगली मैंने ऐसा कोई भी काइंड ऑफ फूड जो मेरी परफॉर्मेंस को या मेरी बॉडी को इन्फ्लेमेट करे, ठीक है। जब हम बॉडी थकी होती है, हमारे यहाँ स्वेलिंग आ जाती है, हमारी इंजरीज बहुत होती है, हमें चोटें बहुत लगती है, क्योंकि हम पिटते बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, ट्रेनिंग में भी। तो जब हम बहुत ज्यादा पिटते हैं तो हमारी जो बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाती है, लेट्स से यहाँ पे चोट लगी और स्वेलिंग आ गया, यहाँ लग गया, तो लेट्स से अगर मैं जंक फूड खा लूँ या स्वीट्स खा लूँ या आइसक्रीम खा लूँ, जो मुझे बहुत पसंद है आइसक्रीम, तो इन्फ्लेमेशन कम करने की जगह वो बढ़ा देता है, अच्छा, अच्छा, ठीक है। अच्छा, अच्छा। तो उस रीजन से मैंने 5-6 मंथ्स
बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं कर रहा था एनी काइंड ऑफ फूड जो मेरी बॉडी को इन्फ्लेमेट करे। अच्छा, तो स्ट्रिक्ट रूटीन पे थी मैं बहुत ज्यादा। तो आप हाउ मेनी कैलोरीज डिड यू कंज्यूम इन अ डे? How many calories I consume? Approx 2000 calories I used to consume because मेरी 3 time training चल रही थी। अच्छा, In morning 5 to 7, हाँ, then in 5 to 7:30 तक जाती थी, and 12 to 1:30 और 2 तक जाती थी, then again 5 to 8 जाती थी। तो So I आपका need ये a lot of calories, but हाँ, again I need to manage my weight। यस Yes। एग्जैक्टली, हाँ, तो जब कंपटीशन लाइक 5-6 मंथ्स पहले था, प्रायर टू एशियन गेम्स, तो उससे पहले 3-4 मंथ्स पहले आई वाज कंटिन्यूइंग ऑन माय नॉर्मल कैलोरीज। आई वाज नॉट काउंटिंग मेरे को 2000 लेनी है, 3000 राइट, लेनी है। बट अगेन कंपटीशन नियर आता गया, देन आई हैव टू मॉनिटर कि हाँ अब मुझे इतनी कैलोरीज डिक्रीज कर देनी है, जिससे कि मेरा धीरे 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 स्लोली वेट मैनेज होता जाए। राइट। तो आपका आइडियल लंच ड्यूरिंग दैट प्रिपरेशन टाइम क्या था? लाइक क्या खाते थे? फुल ऑफ प्रोटीन एंड कार्ब्स। ठीक है, प्रोटीन ज्यादा इसलिए बिकॉज अगेन आपको रिकवरी चाहिए। कार्ब्स इसलिए, और कार्ब्स अगेन हो सकता है कि मैं ब्राउन राइस खा रही हूँ, ठीक है, किनुआ खा रही हूँ, स्पेगेटी पास्ता खा रही हूँ, तो वो डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग दिन पे रहता था। बट अगेन कार्ब्स रहता था, सैलेड भी रहती थी, बट मोर ओवर ऑफ प्रोटीन एंड कार्ब्स ज्यादा Right. कंज्यूमिंग And रहता also था। you were very, very close to winning, but you lost by that Okay. whisker. So how did you feel during that time? And again, how did you bring yourself back? Because हम लोग suppose गली क्रिकेट खेलते हैं या हम लोग आसपास कॉर्पोरेट क्रिकेट खेलते हैं, वहां पे हम एक मैच हार जाने से हम लोग को 2-3 दिन तक नींद नहीं आता, सैड रहते हैं। आप उस स्टेज में राइट। how do you manage yourself? Okay, it was very shattered moment for me, disheartened ki so closed. India it would be a history breaker moment, game changing moment in my sport, Yes. कि 2002 के बाद से अभी तक हमारा एशियन गेम्स में मेडल नहीं आया, एंड आई वाज लाइक दिस मच, और मैं रह गई। ऐसा लगा कि कर सकती थी, हो नहीं पाया। बिकॉज अगेन मैं एक्सक्यूज नहीं दूंगी, बट देयर वाज समथिंग विच आई हाइड फॉर सो लॉन्ग कि एशियन गेम से पहले 5 मंथ्स बैक आई गॉट जॉन्डिस। ठीक है, आई वॉज वेरी सीवियर पोजिशन, आई वॉज हॉस्पिटलाइज्ड। एंड अगेन जॉन्डिस एक ऐसी बीमारी है, पीलिया जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, कि आपको जल्दी से रिकवरी नहीं देता है। अगर आप भले आप रिकवर हो जाओ, आपका लिवर इतना डैमेज कर देता है कि उसको 1 से 1.5 साल लग जाता है रिकवर होने में। बट अगेन आई न्यू कि मेरा एशियन गेम्स आई नीड टू रिकवर, और मैंने डॉक्टर से अलाउंस लिया उस चीज को, प्रिस्क्रिप्शन साथ रख के। बट अगेन मैं ये नहीं बोलूंगी कि कोई मैं एक्सक्यूज दे रही हूँ, बट मैं एक बात बता रही हूँ कि ऐसा मेरे साथ हुआ, उस दौरान मेरे साथ ये चीजें हुई। फिर भी मैंने अपना जो मेरा माइंड था वो ऑलरेडी मेकअप था कि मुझे जाना है, मुझे खेलना है। और क्वार्टर फाइनल में आके कोरिया के साथ इतना रह जाना, वो बहुत ही शैटर्ड मोमेंट था। उसको ओवरकम करने के लिए मुझे बस एक बात समझनी पड़ी, जो मैं सबको बताना चाहूंगी, कि एक चैंपियनशिप आपकी लाइफ डिस्क्राइब नहीं करेगी। जैसे बिल्कुल। एक हादसा जी। आपकी जिंदगी का जी। पूरी जिंदगी डिस्क्राइब नहीं कर सकता है। तो ऐसी एक चैंपियनशिप जब मैं हार के आई, वापस मैं बैठी, अकेले अपने आप को मैं अकेले समय मैं बहुत देती हूँ अपने आप को, चाहे मैं जीतूं चाहे मैं हारूं, मैं कुछ भी कर रही हूँ, मेरे को लगता है जिंदगी में हर इंसान को अकेले समय जरूर देना चाहिए। तो मैं अकेले समय मैंने दिया ये समझने के लिए कि मेरी गलती कहाँ थी, मैं कहाँ रह गई, मैं कर सकती थी, मैं कर नहीं पाई। और जब मैं बहुत ज्यादा इमोशनली थी उस समय पे, अपने आप को संभाल रही थी अकेले, तो मैंने ये बात को समझा कि ये जो टूर्नामेंट है, हालांकि बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, जो कि मेरे लिए भी मेरी जिंदगी बदल सकता था, इंडिया के लिए बदल सकता था, पर ये टूर्नामेंट मेरी जिंदगी में अफेक्ट करेगा, आई नो, पर एक जिंदगी का हादसा या एक हार आपकी जिंदगी डिफाइन नहीं कर सकती। तो इस वो थॉट रख के मैंने अपने आप को ओवरकम करा, और फिर लग गए तैयारी में, और क्या, तैयारी शुरू। कभी आपके ये ट्रेनिंग के दौरान या कभी चैंपियनशिप्स के पहले या कभी भी ड्यूरिंग योर जर्नी आपको कभी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी है? बहुत ज्यादा लोन लेना पड़ा फैमिली को टूर्नामेंट्स खेलने के लिए, बिकॉज हमारा जो स्पोर्ट है, मैं आपको पहले एक क्लियर बेस बताती हूँ, जो मार्शल आर्ट्स है, जो टाइकोंडो है, आपको रैंक बनानी पड़ती है, जैसे बैडमिंटन में होता है, लॉन टेनिस में होता है। जब हमें रैंक बनानी पड़ती है तो हमें अपने खुद ओन एक्सपेंस बेयर करना पड़ता है, जाना पड़ता है।
ओपन टूर्नामेंट्स के लिए, ग्रैंड स्लम्स के लिए, ग्रैंड पिक्स हो गया, कोई भी टूर्नामेंट। बट ऑफिशियल्स के लिए अगेन गवर्नमेंट देती है, बट उससे पहले आप हर साल एक ऑफिशियल आता है, तो क्या आप एक ऑफिशियल के लिए ही आप अपनी रैंक कैसे बढ़ा लोगे, बताओ? सही बात। वो और एक बार हर साल अगर एक ऑफिशियल आता है तो आप अपनी फीलिंग को न्यूट्रलाइज कैसे करोगे जब आपने इतने सारे एक्सपीरियंसेस नहीं करे होंगे अलग अलग टूर्नामेंट्स में? तो आप लेट से एक साल 12 महीने में आप 6 टूर्नामेंट खेलते हो, तो आपका 7 से 8 लाख आपको चाहिए खेलने के लिए। अगर आप यूरोप में जाते हो तो ज्यादा चाहिए आपको खेलने के लिए, एशिया में जाते हो तो 1 से 1.5 लाख चाहिए। तो उस दौरान रैंकिंग बनाने के लिए या टूर्नामेंट्स खेलने के लिए मेरी फैमिली ने लोन लिया। और ये फाइनेंशियल क्राइसिस ऐसे स्पोर्ट में जरूर रहेंगे जहाँ पे अभी तक उसको रिकॉग्निशन नहीं मिली। ठीक है, कभी ऐसा हुआ है कि किसी एक फाइट के पहले आपको किसी एक ओपोनेंट को देख के डर लगा हो कि अरे ये तो बहुत बड़ी है, मारेगी यार, ऐसा कुछ? मेरे साथ उल्टा होता है। मुझे ऐसा लगता है ना, मेरी रिवर्स साइकोलॉजी है। अच्छा। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मेरा एशियन गेम्स हो रहे हैं, ओलंपिक्स, कोई भी टूर्नामेंट आता है, मुझे लगता है कि स्ट्रॉन्ग फाइटर्स के साथ पहली फाइट होनी चाहिए। अच्छा। क्योंकि आपकी एनर्जी कंटेंट बहुत ज्यादा हाई रहता है स्टार्टिंग की फाइट्स में, अगर आप देखो। क्योंकि हमारा जो फाइटिंग का ग्राफ होता है वो एक ही दिन में सारी फाइट्स हो जाती है। जी। बट ओलंपिक्स में नहीं होता। ओलंपिक्स में फाइनल्स शाम को होने लगे हैं, नेक्स्ट डे भी होता है, वर्ल्ड लेवल्स पे भी होता है, ग्रैंड पिक्स में भी अलग अलग दिन पे हो सकती है। बट नॉर्मली वर्ल्ड चैंपियनशिप हो गया, एशियन गेम्स हो गए, तो एक ही दिन में हमारी होती है। बट मेरी साइकोलॉजी रिवर्सेबल चीज ये रहती है कि स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट है ना, वर्ल्ड नंबर 1 है ना, इसको मारने में मजा आएगा, क्योंकि इसके पास खोने के लिए इसका नंबर 1 टाइटल है। मेरे को तो खोने के लिए कुछ नहीं है। कभी घबराहट नहीं? घबराहट नहीं, वो मजा आता है। अरे वाह, बहुत मजा आता है कि आई विश कि मेरी पहली स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट के साथ हो, कि बाद में इजी आएंगे, सेमीफाइनल फाइनल तो ऐसे ही निकल जाएगा। ऐसा कोई ओपोनेंट का नाम बताओ जिसने आपको बहुत सॉलिड फाइट दिया हो, मतलब फाइट के दौरान लगा हो भाई बात तो है। बात तो है। ऐसा तो मुझे लड़कों के साथ खेलने में आता है, बट लड़कियों का मैं बताती हूँ आपको कि कोरिया की लगी मेरे को, एरम ली। मुझे लगता है कि आज तक एक वही लगी जिसको मुझे लगा कि थोड़ा दिया है इसने मेरे को, मजा दिया है मुझे, एक किक दी है लाइफ में मुझे उसने ना। देखो, हम जब हार जीतते भी है ना तो भी हम पिट के जीतते हैं। हमारे स्पोर्ट में ना कला है, मैं आपको बताऊं। जब आप जीत रहे हो तो भी पिट के जीतोगे, जब आप हार रहे हो तो भी पिट के हारोगे। अब जैसे लॉन टेनिस में क्या होता है ना, आपकी चोट है, कोई मार नहीं रहा आपको आके, आप हार रहे हो तो नॉर्मली हार रहे हो। इसमें आप जीत रहे हो, हार रहे हो, आप पिट रहे हो, आप पूरी फॉर्म में पिटोगे, पिटना लाउड है, आप पिटोगे, ये तय है आपका। तो मुझे लगा ना, ये कोरिया वाली ने ना मुझे किक दिया लाइफ में। हार रहे हैं, जीत रहे हैं, वो अलग बात है, पर मैं टफ नहीं बोलूंगी, मैं यही बोलूंगी कि टफनेस वो यहाँ से है। ठीक है, आप कितना उसको टफ ले रहे हो, बट मैं ये बोलूंगी उसने मुझे किक जरूर दी। चैलेंजिंग। हाँ, किक मिली मेरे को एक लाइफ में उसके साथ खेल के। बाकियों के साथ इतना आज तक नहीं फील आया जितना मुझे उसके साथ आया। आपको कभी भी, बिकॉज यू आर इनटू ताइक्वांडो, हाँ जी, तो कभी भी कोई लड़के या लड़की ने आपको, लोग डरते हैं आपको अप्रोच करने के लिए इन द रोमांटिक सेंस? कभी ऐसा हुआ है कि यार दूर से नहीं भाई मैं तो जाऊंगा नहीं यार? लड़का लड़की बिकॉज कुछ भी हो सकता है, लड़का भी पसंद कर सकता है, लड़की भी पसंद कर सकता है, आजकल जेंडर न्यूट्रल। यस बिल्कुल। अब कोई आके एक्नॉलेज करे तो बात है, अब किसी ने एक्नॉलेज नहीं करा, मैं उनको कभी लगता है ऐसा आई फील कि डू यू गेट अप्रोचेस? ओके, पहले उसका बात करें। यस आई डू, बट नॉट इन माई स्पोर्ट ज्यादातर, क्योंकि हो सकता है कि उनको एक इनसिक्योर फीलिंग हो कि यार कि शी इज वेरी बोल्ड और आउटस्पोकन और शी इज इनटू ताइक्वांडो आल्सो, कि मार्शल आर्टिस्ट है। एक मार्शल आर्टिस्ट से जाके पूछ रहे हैं कि कई कई ऐसे लोगों की ना इमेज बनी हुई है कि मार्शल आर्टिस्ट, मैं बोलती हूँ ना जैसे कि मैं मार्शल आर्टिस्ट हूँ, ये वो, तो लोग ना बड़ा पीछे हो जाते हैं कि अप्रोच करे नहीं करे। नहीं, ये ना, ये जो हमारी जो कला है ना, वो सिर्फ मैट पे निकलती है। ऐसा नहीं कि मैं हुआ कर दूंगी, डरा दूंगी, ये कला हमारी सिर्फ मैट पे निकलती है। और मेरा मेन मोटिव है, जब अगर हम एक असली फाइटर जो होता है ना, जो हम जो मैं सीख रही हूँ, असली फाइटर होता है अगर हम लाइफ में इसको ट्रिम्प रखे ना, पीस रखे। हम क्यों खेल रहे हैं कि हम ना दुनिया भर में पीस रखे। अगर हम ही लोग हाथापाई पे उतर आए, अगर मैं ये लोकल वर्ड यूज करूं, हाथापाई पे या मारपीट पे उतर आए, तो फिर क्या बचेगा? ये कराटे और ताइक्वांडो में एक डिफरेंस बताइए। बहुत बड़ा डिफरेंस है। ताइक्वांडो अगेन एक ओलंपिक स्पोर्ट है, और ताइक्वांडो में बिलो द जो हमारी जो डायनामिक्स है स्पोर्ट्स की, आप ओवरऑल नहीं मार सकते हो।
आप अच्छा। मुंह पे पंच नहीं मार सकते हो। अच्छा आप बस लेग्स मोर ओवर 95% लेग्स बेस्ड गेम है ये, अच्छा ओके ठीक है। ओके और इसके अंदर गार्ड्स यूज होते हैं, फुल सेंसर गेम है, ट्रांसपेरेंसी ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि रेफरी स्कोर दे रहे, रेफरी सिर्फ पंचिंग का स्कोर दे सकता है। हमारे यहाँ पे एक सेंसर बेस्ड चेस गार्ड होता है, एक चोंग होता है, एक हॉन्ग होता है। चोंग मतलब ब्लू और एक रेड। तो वो एक सेंसर बेस्ड है, आपकी वेट कैटेगरी से ऑलरेडी सेटअप हो जाता है अच्छा सॉफ्टवेयर के साथ। अच्छा तो आपको उस वेट कैटेगरी के हिसाब से वेट एक पावर सेट होती है, उस पावर पे मारोगे तो स्कोर आएगा, नहीं मारोगे तो नहीं आएगा। तो वो सेंसर बेस्ड ट्रांसपेरेंसी गेम है ये। कराटे में कोई गार्ड्स नहीं होते हैं, चेस्ट गार्ड वेस्ट गार्ड नहीं होता है, और आप कहीं पे भी मार सकते हो, और उसमें आप नॉकआउट नहीं कर सकते हो कराटे में, नॉकडाउन। अच्छा टाइकोंडो में जान से मार दो, हाँ कहीं पे भी मार दो, क्या बात कर रहे कहीं पे भी मार दो, इन द सेंस लाइक हो कहीं पे भी नहीं, मर्डर बट कर दो रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से आपको मारना पड़ता है। कभी ऐसा हुआ है कोई खून मर गया मर गया नहीं, बट बहुत सारे नॉकडाउन्स अगेन हुए हैं, स्ट्रेचर्स पे लेके जाने पड़े हैं बहुत ज्यादा, ओलंपिक्स में भी, वर्ल्ड लेवल्स पे भी, एशियन गेम्स में भी, कि गर्दन फ्रैक्चर हुई है बहुत ज्यादा। एक ईरान प्लेयर के साथ हुई थी वर्ल्ड लेवल पे, और रिब्स टूट जाती है आपकी, बहुत ज्यादा जोर से किक फिर लग जाए। रिकवरी होती है डज अ ह्यूमन हाँ, गेट बैक टाइम टू लग जाता है, नॉर्मलसी 1.5 साल, 6 महीना, डिपेंडेंसी ऑन द इंजरी, आपको कौन सी हुई है, एक्यूट इंजरी, छोटी इंजरी हुई है, क्रॉनिक बड़ी इंजरी हुई है, आपको कौन सी इंजरी हुई है। जैसे मेरे दोनों घुटने टूटे हुए हैं, मैंने ओवरकम करा सर्जरी से, तो मुझे 4 to 6 मंथ्स हर इंजरी में मेरे को टाइम पीरियड लगा। तो सबकी अपनी अपनी इंजरी होती है, वो कौन सा उसको वहां पे ले रहा है। तो ये जब आप जैसे कि आप जब कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में हो एंड इंजरीज होती हैं प्रेशर टू परफॉर्म होता है राइट, इंजरीज से वापस आने का जर्नी yes, रिहैबिलिटेशन yes. entire process and then again competing apart from all the physical thing it takes a big mental toll on your health as well okay Agree. जिसका हम लोग बात भी किए बिल्कुल। तो how do you really conduct yourself and make yourself mentally ready because we see even in football or we see in cricket or we see in tennis or see in contact sports there are injuries which even last for a year for Right. example किसका ACL टूट जाता है या मेरा- ACL rupture हो जाता बिल्कुल। है you know तब वो आप you are out for a year so then what do you do मतलब how do you get that mental resolve to come back and fight again देखो, आप जिंदगी में कुछ भी कर लो, चैलेंजेस आएंगे। आज आपकी जिंदगी में जो चैलेंज है एज एन एथलीट, ये 5 साल बाद वही चैलेंज नहीं होगा, शायद नया चैलेंज आए। उसके 5 साल बाद एज अ ह्यूमन अगर मैं बात करूं, एथलीट की भी बात हो रही है, जो आज इंजरी है, कल को वो शायद दोबारा कोई और इंजरी हो, आपको फाइनेंशियल इशू हो रहा हो, आपकी सराउंडिंग इशू हो रहा हो, जी। आपको पर्सनल इशू हो रहा हो। जी। जो चैलेंजेस है ना, वो तो अंतहीन है, रुकेंगे नहीं जिंदगी में कभी भी। जब मुझे इंजरीज हुई, मेरा ACL ही रप्चर हुआ था दोनों बार, अलग अलग टांगों में। डॉक्टर ने बोला 1 साल, मैंने उसको 4 महीने में किया, क्योंकि मेरा साउथ एशियन गेम्स था। और आपका मुझे सर्जरी हुआ था हाँ जी, दोनों में मेरी सर्जरी हुई, दोनों ACL रप्चर है मेरे। अच्छा तो जब रप्चर हुआ तो मेरे को अगेन डॉक्टर ने एक बड़ा सिनेरियो बताया, ये प्रोटोकॉल यू नीड टू फॉलो, और द टाइमलाइन ही गिव मी वाज द 1 ईयर। 8 मंथ्स के बाद आप जनरली जा वही जाओ। होता है हाँ 1 ईयर होता है। हाँ हाँ बट आई सेड नो डॉक्टर, नो बाबा, नो, नहीं चलेगा, ये मेरे केस में नहीं चलेगा, आई नीड टू गो। और सबकी बॉडी इंडिविजुअली रिएक्ट करती है। जब इंजरी आती है ना, तो आपकी रिकवरी कितनी हो रही है, जरूरी नहीं है कि मेरी जितनी जल्दी रिकवरी हो वो आपकी हो, मेरी भी हाँ सही बात है और correct. सबकी हो। हाँ। तो अगर आपकी जल्दी हो रही है, आप उसको कर रहे हो ओवरकम, तो ये एक प्लस पॉइंट है, एक एज मिलेगा आपको, राइट। तो मुझे एक मेंटली एज भी मिला, मेरी बॉडी तो जल्दी रिकवर कर रही है और मैं कर जाऊंगी यार। और मार्शल आर्ट्स में फुटबॉलर्स जो होते हैं, कॉम्बैट स्पोर्ट जितने हैं, या फुटबॉलर्स की भी लाइफ में बहुत ज्यादा इंजरीज होती है, राइट। बिल्कुल तो मुझे लगता है कि लाइफ में, स्पोर्ट्स लाइफ में ना, कुछ स्पोर्ट्स स्पेसिफिक स्पोर्ट्स है जिसमें इंजरीज बहुत ज्यादा ज्यादा है। होती है इंजरी सब में है, सब में है पर इंजरीज का किसी में ग्राफ हाँ, ज्यादा है, हाँ। प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, कंपैरेटिवली गोल्फ में कम है कम है, यस राइट। एग्जैक्टली तो हमारे स्पोर्ट्स में तो इंजरीज है, है। और आई ऑलरेडी न्यू, आप ये परस्यू कर रहे हो एज अ प्रोफेशनली, तो आपको इंजरीज को हैलो करना है, बहुत ही स्वीकार के साथ। इसको अगर अगेन एक्सेप्टेंस अगर इसको आप एटीट्यूड के साथ करोगे, या ऐसे ले लोगे, नेगेटिवली ले लोगे कि नहीं यार मेरे साथ ही क्यों हुआ, ऐसे करके, not work. that's the end that's the end, not work. how was it like meeting Virat Kohli was very generous बोलूंगी मैं बहुत। It was very cute moment for me because जैसे वो मिले, पहले हमारा एक वीडियो कॉल हुआ था स्टार स्पोर्ट्स के
शो पे हुआ था। देन वाया जब हम लोग सामने मिले, बहुत ही जेनरस एक मीटिंग थी हमारी, बहुत ही क्यूट मोमेंट था कि उन्होंने ऐसा फील नहीं कराया कि मैं द ओजी हूँ, आई एम द ओजी, इतना कॉम्फी फील कराया ना, यू फील लाइक यू आर टॉकिंग टू एन एथलीट and it is a great feeling, yaar. You are talking to an athlete and he is also showing the generosity and the humbleness कि यार ऐसा रहना चाहिए। वो एक सेट करा उन्होंने एग्जांपल कि आप कितनी भी ऊंचाइयों पे पहुंच जाओ जिंदगी में ना, कितना भी कुछ कर लो, कितना भी कुछ पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, आपको ना द काइंड ऑफ जो हम्बलनेस और जो एक अच्छी सी जो एक एथलीट की जो एक बॉडी लैंग्वेज होती है ना, वो छूटनी नहीं चाहिए। कभी कभी लगता है आपको कि क्रिकेट की वजह से दूसरे स्पोर्ट्स पीछे रह जाते हैं इंडिया में? लगता क्या है, ये तो सच्चाई है। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, और ये गलती क्रिकेट वालों की नहीं है, या मैं ये नहीं बोलूंगी कि क्रिकेटर्स की है या मीडिया की है। हमने अभी तक कुछ किया ही नहीं, तो हमें वो मीडिया अटेंशन क्या मिलेगा? वो लोग कर रहे हैं, उनको मिल रहा है, हम करेंगे, हमें मिलेगा। आपको क्या लगता है जेंडर टेस्टिंग फेयर है? फेयर है, ये सबका एक ओपिनियन है। तो आपका क्या ओपिनियन है जेंडर टेस्टिंग का? मेरा ज्यादा कमेंट नहीं करूंगी इस पे। थोड़ा सा कुछ फेयर इन सेंस, इन टर्म्स ऑफ किस में बात कर रहे हो? मतलब ये जैसे कि ओलंपिक्स में भी अभी, बिकॉज आजकल बायोलॉजिकली मेल एंड बायोलॉजिकली फीमेल सिर्फ होना वो जरूरत नहीं है, टेस्टोस्टेरोन किस में ज्यादा किस में कम, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। जैसे कि बीच में भी कंट्रोवर्सी हो गया था, आई थिंक रेसलिंग में हुआ था, अभी बॉक्सिंग में हुआ है, बट शी वाज, मतलब मैं क्या बोलूं इसमें, यू नो, जो भी passed the test, she did not fail it. She passed the test. Yes, I know. That's why she got the Olympic gold medal as well. Medal मिला उनको। I think she was from Iran. नहीं, she was from UAE, I think Qatar और UAE। अच्छा, some Middle Eastern countries है, मेरे को भी याद नहीं आ रहा exactly. अरब कंट्री से, yes, हाँ। जेंडर टेस्टिंग की अगेन एक बात है कि होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा। ठीक है, अगर आप if a state body and if the world level body feels like to do the test, they should conduct the test, because while लड़का का लड़की की एथलीट में भी एक पर्टिकुलर डायनामिक है बॉडी की, राइट? उससे ज्यादा अगर आप टेस्टोस्टेरोन इंजेक्ट करते हो तो आपकी बॉडी एक डेवलप हो जाएगी, मेल बॉडी से बहुत ही रेलेवेंट आइडेंटिकली शो होएगी, रिफ्लेक्ट होएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कोई भी स्पोर्ट्स में हो तो जेंडर टेस्टिंग होनी चाहिए। कंसर्न होना चाहिए कि कौन सा लेवल ऑफ प्लेयर है, ठीक है, और उस प्लेयर की बॉडी के डायनामिक्स इसके हिसाब से जेंडर टेस्टिंग होनी चाहिए। आज के दिन में ताइक्वांडो का क्या स्टेटस है इंडिया में, एंड हाउ? बहुत बदलाव है, बहुत ही बदलाव है। रोड मैप चेंज हो चुका है, और हमारे जो अभी आने वाली जो पीढ़ियां हैं, कैडेट वाली हो गई, सब जूनियर वाली, बहुत अच्छा कर रहे हैं। पहले से बहुत ज्यादा एथलीट्स इंगेज हो गए हैं। पहले जितनी हमारी स्पोर्ट में आबादी थी, ऑडियंस मतलब एथलीट्स थे, पार्टिसिपेंट्स थे, अभी बहुत ज्यादा हो गए हैं जी। तो ये ग्राफ बहुत अच्छा है ना, डेवलप हो रहा है कि लोगों को पता चल रहा है ताइक्वांडो क्या है, मार्शल आर्ट्स क्या है। मुझे ऐसा लगता है ना कि दुनिया में सबसे मुश्किल है कॉम्बैट स्पोर्ट्स करना। सब स्पोर्ट्स टफ है, पर अगेन कितना ज्यादा टफ है और कितना कम टफ है, हाँ। तो कॉम्बैट स्पोर्ट बहुत टफ है, और उसको हर कोई ऑप्ट नहीं कर सकता, उसके लिए करेज चाहिए, बिल्कुल, उसके लिए एक बोल्ड पर्सनालिटी चाहिए। तो अगर हमारे देश में बहुत ज्यादातर जो स्तर मैं बता रही हूँ अभी ताइक्वांडो में आ रहा है, तो इसका मतलब फैमिली सपोर्ट कर रही है, बच्चों में बोल्डनेस है, करेज है। कितनी अच्छी बात है कि हमारे देश में हमारे बच्चे जो छोटे छोटे स्तर पे अभी बच्चे जो ताइक्वांडो में आ रहे हैं, जो पहले से हमारी जो पॉपुलेशन थी ताइक्वांडो की अभी बढ़ गई है हमारे भारत में, तो इसका मतलब उनमें करेज है, उनमें एक क्षमता है करने की, शायद पहले नहीं थी। हमारा भारत बदल रहा है, बदलाव आ रहा है, तो रोड मैप चेंज हुआ है। पहले हमारे कितने मेडल थे इंटरनेशनल में, अभी कितने मेडल है? नेशनल में नहीं, इंटरनेशनल की मैं बात कर रही हूँ आपको, वर्ल्ड लेवल पे ओपन रैंकिंग में आज तक किसी ने इतनी रैंक नहीं दी थी टॉप 50 में आके। मेरी टॉप 50 में रैंक आई, तो बदलाव आया है ना। एशियन गेम्स में इतने तक छूट जाना, शायद किसी ने इतने तक कोई छूटा हो, मे बी पुरानी में अभी में, तो बदलाव आ रहा है ना। अगर मैं आपको बोलूं टू गिव मी ओनली 2 differences between the Chinese sports infrastructure and the Indian sports infrastructure, just 2. मेडल लेने से पहले
जो मेडल की रिक्वायरमेंट्स की जो सपोर्ट सिस्टम होता है वो पहले तैयारी शुरू करते हैं। अच्छा। हमारे यहाँ पे मेडल लेने के बाद होती है। सबसे पहला डिफरेंस ये है। ओके। मुझे लगता है यही सबसे बड़ा डिफरेंस जो सारे डिफरेंस को कवर कर देता है। हमारे पास जो सपोर्ट सिस्टम आता है ना, मेडल लेने के बाद आता है, जो हमें रिकॉग्निशन मिलती है, जो हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटस जो बढ़ता है वो मेडल लेने के बाद बढ़ता है। 4 साल या 8 साल पहले ही चाइना अपने प्लेयर्स के लिए तैयारी करना स्टार्ट कर जी देता है जी जी। आने वाले ओलंपिक्स के लिए। एक बार चाइना ने अपनी टीम को 2 ओलंपिक्स में नहीं भेजा था। ये आई थिंक मैं बता रही हूँ आपको 2000 पहले की बात बता रही हूँ। अच्छा। उन्होंने भेजा ही नहीं। उन्होंने बोला तैयारी ही नहीं, हम भेजेंगे ही नहीं। एक ओलंपिक आई थिंक या 2 ओलंपिक में उन्होंने भेजा नहीं था टीम को। अब सोच रहे हैं उनकी मेंटालिटी क्या, गवर्नमेंट की, उनकी ग्रास रूट लेवल पे या उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा किस लेवल पे होगा। तो वो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है कि मेडल लेने से पहले की जो तैयारियां होती है वो पहले ही लगा देते हैं 4 साल 5 साल पहले। हम लोग मेडल के बाद स्टार्ट करते हैं। जो हमें जो सपोर्ट सिस्टम मिलता है वो मेडल के बाद मिलता है। जो हमें रिकॉग्निशन मिलना चाहिए ना पहले, वो मेडल के बाद मिल रहा है। अब बताओ टाइकोंडो में मुझे सब जानते हैं, टाइकोंडो के बाहर जानते हैं पर कम लोग जानते हैं। क्यों? क्या वो रिकॉग्निशन आज भी मिल पाया है मुझे? सवाल है ये बहुत बड़ा। पर शायद मैं चाइना में होती या कहीं और होती हूँ, वो लेवल ऑफ स्तर मुझे कितना मिलता, कितना बड़ा लेवल का मिलता। ये सवाल है एक भारतीय का भारत से और मेरा आप सभी से। क्या मेडल लेने के बाद ही स्तर मिलना चाहिए, वो वैल्यू मिलनी चाहिए, रिकॉग्निशन मिलना चाहिए? क्या पहले हम लोग डिजर्व नहीं करते हैं लेना? क्यों हम भी तो उतनी मेहनत कर रहे हैं जितने क्रिकेटर्स कर रहे हैं या जितने बॉक्सर्स कर रहे हैं? क्या हमारी मेहनत में कमी है? तो सवाल है। और अगर नहीं है, हमारे जुनून में कमी है तो सवाल है। और अगर हमारे जुनून में कमी नहीं है तो हमें क्यों फिर वो लेवल ऑफ सेम प्राइज मनी, स्पॉन्सरशिप्स, अवार्ड्स, रिकॉग्निशन क्यों नहीं मिल रहा है? ये मेरा सवाल है। कशिश, थैंक यू सो मच फॉर Thank कमिंग you टू so ट्विस्टेड much. ट्रूथ्स। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड on behalf of the whole team, we wish you all the very best. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. It was a great interview. Thank you. Thank you.